तो हम जो टॉपिक कर रहे थे वो था कंजंक्शन का, है ना। आगे कर रहे हो उसको अब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्लास होगी स्टार्ट, अभी टाइम लगेगा सर? बस होगी। बस हो। बस बोर्ड ओके शेयर ओके। कर रहा हूँ। अब देखो जो कंजंक्शन है हम्म। इसके बारे में हमने कल बेसिक सी बात समझी थी कि भाई कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन को हमने सिंपली बोला कि कंजंक्शन जो होते हैं ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ये कनेक्टर्स होते हैं, यानी ये सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, तो इनको हम कनेक्टिंग वर्ड्स बोल रहे थे। उसके बाद ये किसको कनेक्ट करते हैं, हमने बोला कि भाई दो वर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकता है, दो फ्रेजेस को भी, दो क्लोजेस को, दो सेंटेंसेस को। फिर हमने ये बोला कि जो कंजंक्शन होता है इसमें हमने एक बात समझी थी कि फ्रेज क्या होता है और क्लोज क्या होता है। ये हमने कल पढ़ा था। तो हमें पता लगा कि जो फ्रेज होता है इसका अपना कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, बट जो क्लोज होता है इसका अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। ये बात हमने समझी थी। और एक और बात जब हमने यहाँ पे समझी कि जो क्लोज होते हैं इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक का नाम रखा था प्रिंसिपल और दूसरे का नाम रखा था सबऑर्डिनेटिव। और हमने इसको इसलिए समझा कि हमने ये बोला कि भाई कोई वर्ड यहाँ पर आए और इस वर्ड के बाद एक सिंगल वर्ड आ रहा हो या एक फ्रेज आ रहा हो, तो उस कंडीशन में जो ये वर्ड आ रहा है इस वर्ड को हम प्रेपोजिशन बोलेंगे। और ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब हमें ये डाउट आ रहा है कि ये वर्ड क्या एक प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है। और अगर ये वर्ड जो लिखा है इस वर्ड के बाद अगर कोई क्लोज आ रहा है तो आपने इस वर्ड को बोलना है कि ये वर्ड एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। इसलिए हमने फ्रेज और क्लोज को डिटेल में समझा था कल। यहाँ तक की कहानी तो सबको क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे जब हम इसमें बढ़े थे तो हमने इसके टाइप्स देखे थे कंजंक्शन के, जो कि हमने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले वाले का नाम रखा हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो फर्स्ट था वो था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को हमने बोला कि ये फेनबॉयज होते हैं, 7 कंजंक्शन होते हैं, जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ रहे हैं वन बाय वन। दूसरे कंजंक्शन का नाम रखा हमने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये दूसरा वाला टाइप हमने बेसिक में समझा था, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, जिसमें हमने बोला कि इसमें क्लोजेज आते हैं जनरली। इसमें क्लोजेज आते हैं, इसमें एक प्रिंसिपल एक सब ऑर्डिनेटिव क्लोज आ सकता है। थर्ड टाइप का कंजंक्शन था, ये था को रिलेटिव कंजंक्शन। ये था को रिलेटिव कंजंक्शन। और जो कोरिलेटिव कंजंक्शन था ये पेयर्स में आते हैं। यहाँ पर हमने पेयर समझे थे। और फोर्थ वाला जो टाइप था इसका नाम रखा हमने एडवर्बियल कंजंक्शन। यानी नाम से ही पता लग रहा है कि जो एडवर्ब होते हैं वो कई बार कंजंक्शन का भी काम कर जाते हैं। तो ये एडवर्ब होते हैं, वो कंजंक्शन का काम करते हैं। ये तो हमने इसके टाइप्स को पढ़ा था। फिर हमने जब ये फैनबॉयज को डिटेल में पढ़ा तो हमने देखा कि फैनबॉयज को हम कुछ ऐसे पढ़ रहे थे, FANBOYS। 7 कंजंक्शन होते हैं। एफ का जो मतलब समझा हमने वो समझा फॉर, ये एंड होता है, इसको हमने नॉर बोला, ये बट बोला, ये हमने और बोला, इसको येट बोला और इसको सो बोला। जो फॉर होता है इसको हमने बोला कि भाई फॉर तो एक प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। जब ये फॉर एक कंजंक्शन की तरह काम करता है, ये किसी रीजन को बताता है, बिकॉज के जैसे ये यूज होता है। लेकिन फॉर से पहले हमेशा कॉमा लगा हुआ होता है, इसलिए हम बिकॉज की जगह पे फॉर लगा देते हैं। एंड को हमने बोला कि ये प्लस को प्लस से कनेक्ट करेगा, माइनस को माइनस से कनेक्ट करेगा, मतलब सेम एलिमेंट को कनेक्ट करेगा। बट के लिए हमने बोला ये कॉन्ट्रास्ट को कनेक्ट करता है, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से कनेक्ट करता है। सेम उसी बात हमने यट में की थी कि भी प्लस माइनस और प्लस माइनस या माइनस प्लस को कनेक्ट करता है। फिर और बट और यट के बीच का जो डिफरेंस हमने समझा था कि भाई जो यट होता है इसमें सेंटेंस में से में दो या ऑल दो आ सकता है। अगर किसी सेंटेंस में दो या ऑल दो आ रहा है तो आप उसके साथ में या तो एक कॉमा लगा सकते हो या फिर एक यट को लगा सकते हो, पर उसके साथ आप गलती से भी बट का यूज नहीं करोगे। ये हमने बात समझी थी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब और आपको पता है कि 1/2 होता है जब हमारे पास कोई चॉइस होती है। नॉर में 0/2 की बात करता है। सो किसी चीज का रिजल्ट बताता है। सो को हम कई बार देयरफॉर भी बोल देते हैं, जो मैथ्स में आप ऐसे साइन देखते हो देयरफॉर का, है ना। अब कल हमने पूरे डिटेल में बात की थी, वो कंजंक्शन पे बात की थी। आज हम सॉरी फॉर पे बात की थी। आज हम एंड को देख रहे हैं।
एंड क्या करता है, सेम एलिमेंट को कनेक्ट करता है। जैसे कि मैं एंड का एक एग्जांपल यहाँ पे लिखूँ, माना मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूँ, मैंने बोला है कि दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द previous one was boring। अब आपको यहाँ पे पता लग गया कि सेंटेंस में कोई मिस्टेक है, किसी को दिख रहा है कोई मिस्टेक? इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक की है मैंने? ये सही है ये? देखो इस ठीक है सेंटेंस सर। में क्या हो रहा है, कोई बोल रहा है? ठीक है सर। देखो इस सेंटेंस में देखो, इंटरेस्टिंग एक पॉजिटिव वर्ड है और बोरिंग एक नेगेटिव वर्ड है। अब प्लस और माइनस को जो कनेक्ट करता है वो एंड नहीं बल्कि बट करता है, तो यहाँ पे बट लगेगा। दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग बट द प्रीवियस वन वॉज बोरिंग, एंड नहीं लगेगा। एंड तो सेम एलिमेंट को कनेक्ट करेगा। माना कि मैं एक सेंटेंस ऐसे बोलता हूँ कि दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वाज आल्सो इंटरेस्टिंग, तो तब ठीक है, आप दोनों में प्लस प्लस को यूज कर रहे हो। ओके सर। अब बात समझ आ रही है? सर एक सेकंड नोट कर लें सर। नोट करना है, नोट कर लो इसको। ओके। ये बट वाला ना सर? हाँ, ये बट का देख रहे हैं हम। मतलब बट यहाँ हम्म। पर, क्योंकि इंटरेस्टिंग एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, बोरिंग एक नेगेटिव एडजेक्टिव होता है, तो प्लस माइनस की कंडीशन में बट लगेगा, एंड नहीं लगेगा। एंड तो तब लगता अगर यहाँ पे प्लस से प्लस होता, माइनस से माइनस होता, तब आप सेम एलिमेंट को कनेक्ट कर रहे हो, तब आप एंड लगा सकते थे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा हमेशा बट ही आएगा। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव है तो वहाँ पे बट आएगा। ठीक है सर। आगे चलते हैं। अब ये तो हमने देखा कि भाई बट और यट में अंतर क्या होता है, या बट और एंड में अंतर क्या होता है। तो आपको ये पता लगा कि वो जो जो भी हमने कंजंक्शन पढ़े थे ना, ये वाले, ये बहुत सिंपल होते हैं, बस यही देखना होता है हमने, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब ये नॉर और क्या होता है, जैसे हमने जैसे वो किया था ना नाइदर, बिल्कुल उसी की तरह काम करता है ये। और यहाँ पर हमने और के लिए हमने से आइदर का यूज़ किया था, तो ये वही बात करेगा, 1/2, 0/2, उसकी बात। और जो सो होते हैं किसी चीज़ का रिजल्ट बताता है। सो जैसे मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ कि आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू द बेड अर्ली। मतलब देखो क्या बोला मैंने, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, सो आई वेंट टू द बेड, ये बेड लिख दिया मैंने, अर्ली। अब यहाँ पर आपको पता लग गया कि भाई ये क्या है, यहाँ पे सो इसलिए लगा रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है। तो सो जो बताता है ये रिजल्ट को बताता है, देयरफॉर जैसा सेंस बनाता है। सो के अलग अलग फंक्शन होते हैं। सो एडजेक्टिव की तरह भी काम, सो जो होता है ना, सो इंटेलिजेंट, सो एडवर्ब की तरह भी काम करता है। सो जो होता है वो कंजंक्शन की तरह भी काम करता है ना। आगे चलें। तो ये जो फैन बॉयज फर्स्ट वाला टाइप का कंजंक्शन है, इसमें इतना ही होता है, कुछ खास इसमें समझने वाली बात नहीं है। जो एक बात थी वो यही थी कि भाई बट और येट का बीच का डिफरेंस क्या होता है, इससे जनरली क्वेश्चन होते हैं। मैं चल रहा हूँ दूसरे वाले टाइप के कंजंक्शन पे, चलो आगे। यस सर। देखो दूसरे वाले टाइप का नाम होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। अब जो सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होता है ये बहुत लेंथी है, ये बहुत, इसमें बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंजंक्शन इसमें आते हैं। जैसे कि इसके लिए, इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस बोला होगा कि ही, और मैंने थिंक की सेकंड फॉर्म लगा दी यहाँ पे थॉट, ही थॉट, और आगे बोला होगा दैट, और यहाँ बोला होगा हिज टीचर, और आगे बोला वुड इज कॉल्ड हिम, वुड, ये बोला है। तो अब यहाँ पर जो ही थॉट है, एक तो ये सेंटेंस है, मतलब क्लोज है ये, एक क्लोज यहाँ पर ये आ गया।
अब इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है ना वो दैट कर रहा है, तो ये जो दैट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन बोलेंगे। मतलब ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कुछ इसी तरह से होते हैं, जैसे हम बिकॉज का यूज कर देते हैं, सिंस का यूज कर देते हैं। इनको हम जितने भी ये कंजंक्शन होते हैं ना, ये सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं। ये पता लगा? अब सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का जो ज़्यादा यूज होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच में। जब हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर भी हम कंजंक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसका यूज होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में हम उसी टाइम पढ़ेंगे जब हम रिपोर्टेड स्पीच करेंगे। अभी फिलहाल इसमें ज़्यादा डीप नहीं जा रहे। मैं चल रहा हूँ थर्ड वाले पे। फर्स्ट कंजंक्शन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, सेकंड वाले कंजंक्शन में इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा वास्ट है ये, तो इसको अलग से करेंगे बाद में। अभी करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा फिर ये। मैं थर्ड पे चल रहा हूँ, जो हमारे लिए अगर कंजंक्शन से कोई इंपॉर्टेंट है तो सबसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शन ये वाला होगा, जो थर्ड वाला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सर बोलो। जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन अभी हमने किया, हाँ, फैन बॉयज वाला। यस सर, हाँ हाँ। उसमें सर हमने मोस्टली दो के भी एग्जांपल लिए हैं, बाकी बाद में एक्सप्लेन होगा सर। उसमें क्या एग्जाम्पल नहीं लिखा? हम्म, अरे एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिखा उसमें कि देखो, अब हमें पता है कि जो एंड होता है वो सेम एलिमेंट को कनेक्ट करता है। जैसे माना मैंने सर। एक सेंटेंस बोला है कि ही वर्कड हार्ड, हम्म, ही वर्कड हार्ड एंड ही क्लियर द एग्जाम। उसने हार्ड वर्क किया, ही वर्कड हार्ड एंड ही क्लियर द clear। एग्जाम। उसने एग्जाम क्लियर कर लिया, ही पास द एग्जाम। अब देखो क्या हुआ, उसने हार्ड वर्क किया, जो कि हार्ड वर्क करना अच्छी बात है, पॉजिटिव बात, उसको रिजल्ट भी अच्छा मिल गया, उसने एग्जाम भी क्लियर कर दिया। लेकिन अगर मैं सेंटेंस ऐसे बोल देता हूँ, यहाँ समझाते हैं इसको ऊपर। इधर मैंने सेंटेंस ऐसे बोला है कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने हार्ड वर्क नहीं किया, एंड ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। एंड ही, उसने हार्ड वर्क नहीं किया और एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया, ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम, ऐसे बोला। अब आपको पता लगा कि भाई उसने हार्ड वर्क नहीं किया, जो कि गलत बात है, उसको रिजल्ट भी तो नेगेटिव में मिला। तो एंड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेम एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ ना कि डिड नॉट ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने हार्ड वर्क नहीं किया, बट ही Clear the exam। क्लियर द एग्जाम, ही क्लियर द एग्जाम। अगर मैं ऐसे बोला, तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हार्ड वर्क नहीं किया उसने, जो नेगेटिव बात है, लेकिन उसने एग्जाम क्लियर कर लिया, पॉजिटिव बात है, तो बट लगा दिया, ऑपोजिट हो गया। अब समझ आई बात? सर। तो बट हमने यहाँ पर क्या देखा कि एंड जो होगा ना, ये प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से कनेक्ट करेगा, मतलब सेम एलिमेंट। और बट क्या करेगा, कॉन्ट्रास्ट, प्लस माइनस माइनस प्लस करेगा, उल्टा कर देगा। अब पता लगा? यस सर। यस सर। और अगर माना कि मैं एक सर सेंटेंस यहाँ पर बोल देता हूँ कि जैसे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है ऐसे, और एक क्वेश्चन यहाँ पर होता है, और बीच में लिखा होता है और, तो क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पे, दो, दो में से आपने एक करना है, और लगा दो। तो और आपको क्या बता रहा है, और आपको किसी चीज़ का चॉइस बता रहा है, या आपके पास कोई दूसरा कोई ऑप्शन हो, उसको बता रहा है। और नॉर में क्या होगा, माने एक क्वेश्चन था यहाँ पर और एक क्वेश्चन था यहाँ पे, और बीच में उसने नॉर लगा दिया, तो ये क्या कंडीशन बन रही है, 0 आउट ऑफ 2 की कंडीशन बन रही है। सर बोलो। सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है? हाँ, रिकॉर्ड हो रही है। ओके सर। ठीक है, तो अब आपको ये पता लगा कि भाई और नॉर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। और नॉर दोनों हमें क्या दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं, या कोई ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, या कोई ऑप्शन दे रहे हैं हमें। और ऑप्शन अगर हमें एक सिलेक्ट करना है दो में से, तो और लगा दो, दो में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है तो नॉट लगा दो। तो हमने जो फैनबॉयज वाला कंजंक्शन था, ये वाला, अब इसमें हमें ये पता लग गया कि फॉर तो हमने कल ही समझ लिया था कि फॉर क्या होता है, बिकॉज की तरह काम करता है। एंड हमने समझ लिया, नॉर हमने यहाँ समझ लिया, बट हमने समझ लिया, और समझ लिया, यट हमें पता ही लग गया भाई, बट और यट एक जैसा ही होता है, कॉन्ट्रास्ट को बताएगा। सो हमें पता लगा कि रिजल्ट बताता है, जो मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, सो का एक एग्जाम्पल है ना, जो देयरफॉर का सेंस बनाता है। आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू द बेड अर्ली, ऐसे करके क्वेश्चन लिखा था मैंने इधर कहीं, ये लिखा है, तो ये मैंने सो का एग्जाम्पल लिखा है ये। ठीक है, सो मतलब आप यहाँ पे देयरफॉर भी बोल सकते हो, बट सो देयरफॉर में बस अंतर क्या हो जाएगा,
जो देयरफॉर हो गई एडवर्बियल कंजंक्शन हो जाएगा, और सो क्या है, ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। ये एडवर्बियल कंजंक्शन क्यों है, क्योंकि देयरफॉर एडवर्ब भी होते हैं और देयरफॉर कंजंक्शन भी होते हैं। अब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो डिटेल में जब बात करेंगे तो हाँ जरूर समझेंगे इनको इंशाल्लाह। चले अब आगे। जी सर। तो फैनबॉयज वाला कंजंक्शन क्लियर हो गया। यस सर। अब जो दूसरा वाला टाइप हमने किया था सब ऑर्डिनेटिव वाला, ये टाइप काफ़ी बड़ा है, इसको डिटेल में हम डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है, जब हम थोड़ा रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। है इसमें समझने वाली बातें जो एग्जाम में आते रहते हैं, थोड़ा डिटेल में समझने के लिए ये। तो मैं इसीलिए अब थर्ड वाले पे चला था, मैं जो मैं थर्ड वाला कंजंक्शन है ना उसको करा रहा हूँ थोड़ा डिटेल में, थर्ड वाले कंजंक्शन को। थर्ड वाले कंजंक्शन का नाम है कोरिलेटिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब जैसे कि हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि भाई कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होंगे ना ये पेयर्स में आएंगे, ये पेयर बना के आते हैं, अकेले नहीं आएंगे, अकेला नहीं आएगा ये, अकेला तो हो गया सिंगल, जब ये पेयर बना के आएगा ना तब ये सिंगल नहीं रहा। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते आइदर से कर लेते हैं। देखो हमने अगर कहीं पर आइदर लिखा ना तो आइदर के साथ आप और का यूज़ करोगे, और अगर आपने कहीं पर नाइदर लिख दिया तो नाइदर के साथ में आप नॉर का यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो रहा है कि ये पेयर बना रहा है, तो कौन सा कंजंक्शन हो गया, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अगर ये और या नॉर अकेले आ रहे होते तो तब पता कौन से कंजंक्शन है ये, तब तो ये जो फर्स्ट टाइप का कंजंक्शन होता है ना फैन बॉयज वाला कोऑर्डिनेटिव, वो कंजंक्शन है ये। अगर ये अकेले आ रहे हैं तो कुछ और होगा, किसी के साथ जुड़ के आ रहे हैं तो कुछ और होगा। और उसी तरह से जो आइदर और नाइदर होगा, अगर ये अकेले आ रहे हैं तो कुछ और होगा, जुड़ के आ रहे हैं तो कुछ और होगा। क्यों, अगर ये आइदर या नाइदर लिखता हूं मैं यहाँ पर, अगर ये आइदर के बाद आपको नाउन दिख गया या नाइदर के बाद आपको नाउन दिख गया, तो आपको पता है भाई ये उस कंडीशन में क्या काम कर रही है, ये काम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। और अगर इस आइदर के बाद आपको ऑफ दिख गया और इस नाइदर के बाद आपको ऑफ दिख गया, तो उस कंडीशन में क्या काम कर रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। तब ये क्या काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो बात अभी बोली मैंने, ये बात क्लियर हुई है। मतलब आइदर और नाइदर जो होगा वो क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन अगर वो किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो जुड़ेगा किसके साथ, आइदर और के साथ जुड़ेगा, नाइदर नॉर के साथ जुड़ेगा। तो तब ये पेयर बना के आ गए तो इनको बोलेंगे हम कोरिलेटिव कंजंक्शन। इतनी बात जितनी बोली उतनी बात क्लियर है सबको। यस सर। अब चलते हैं इनके बारे में समझते हैं कि इनसे एग्जाम में क्या क्या आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। खास करके इसमें आपने दो बातों का ध्यान रखना है इस टाइप के कंजंक्शन में। वो कौन कौन सी बात है इधर साइड में लिखते हैं। पहली बात तो इसमें आपने पेयर्स का ध्यान रखना है, जो कि जनरली आपको क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, वो आपने आइदर के साथ में और ही लगाना है। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है जो है काम की बात, आइदर के बाद, अब समझने वाली बात आ गई। अब आइदर के बाद आपको एक सब्जेक्ट दिखेगा, इसको सब्जेक्ट वन बोलते हैं। और के बाद भी आपको एक सब्जेक्ट दिखेगा, इसको सब्जेक्ट टू बोल देते हैं। नाइदर के बाद भी आपको एक सब्जेक्ट दिखेगा, इसको सब्जेक्ट वन बोल देते हैं। नॉर के बाद भी आपको एक सब्जेक्ट दिखेगा, इसको सब्जेक्ट टू बोलते हैं। इस कंडीशन में आप जो वर्ब को यूज करोगे वो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग यूज करोगे, फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपने वर्ब को यूज नहीं करना है। इसका मतलब होता है कि इसका एक यूज होता है सब्जेक्ट, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसका यूज होता है। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जब हम करते हैं ना कि भाई हम जो वर्ब लगाएं वो कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएं, तो आप लगाओगे सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सेकंड वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। अब ये जो बात मैंने अभी बोली है इस बात को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको, जो ताकि क्लियर हो ये बात। माना मैं एक सेंटेंस यहाँ पर बोलता हूँ कि आइदर द टीचर, और आगे मैंने बोला और द स्टूडेंट्स, आगे मैंने बोला है कि आर एब्सेंट टुडे, आर एब्सेंट लिख दिया मैंने।
अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखो, हम समझने वाली बात है, ध्यान देंगे। देखो, मैं आइदर के बाद लगा रहा हूँ द टीचर। द टीचर यहाँ पर है सब्जेक्ट, क्योंकि ये नाउन है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन प्रोनाउन होते हैं। और के बाद भी हमें दिख रहा है एक और सब्जेक्ट, क्योंकि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी नाउन होता है। हमें यहाँ पर एक सब्जेक्ट 1 दिख रहा है, एक हमें यहाँ पर सब्जेक्ट 2 दिख रहा है। हमने जो वर्ब लगाई है वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लगाई है, सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाई। अच्छा, अगर माने ये सेंटेंस थोड़ा घुमा के पूछता, क्या पूछता है इसको घुमा के? अगर ये ऐसे बना देता कि आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर, ऐसे बनाता, आगे लिखता इज एब्सेंट। तो अब इस सेंटेंस में क्या हो गया कि यहाँ पर जो हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाया, वो इसलिए लगाया बिकॉज यहाँ पे टीचर सिंगुलर है। मतलब हमने सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, वर्ब को यूज करना है। तो अब आपको जो बात मैं बताना चाहता हूँ, उस बात से एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा भाई, कोरिलेटिव कंजंक्शन में आइदर और का क्या रोल होता है। ये बात क्लियर है? यस सर। फिर से समझते हैं। जब भी आपको आइदर और या नाइदर और नॉर ये पेयर में दिखे, तो आपको देखना है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कि सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। इतनी सी बात आपने इसमें ध्यान रखनी होती है, पहली बात। दूसरी बात, आपने पेयर्स का ध्यान रखना होता है, वो तो आपको पता ही है कि सिंपल सी बात है, हर कोई भी बच्चा आइदर के साथ और ही लगाएगा, आइदर के साथ वो नॉर नहीं लगाएगा, और नाइदर के साथ में वो नॉर ही लगाएगा, नाइदर के साथ में वो और नहीं लगाएगा। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन का जो पहला वाला कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो हमने समझ लिया, ये है। दूसरे पे चलूँ अब। दूसरे पे चलूँ। यस सर। दूसरा ये रूल ये बोलता है इसका कि अगर आपको कहीं पर नॉट ओनली दिखे, दूसरा रूल, अगर आपको कहीं पर नॉट ओनली दिखे तो नॉट ओनली के साथ आप बट ऑल्सो लगाओगे। आपको हो सकता है कि वहां पर एज वेल एज लगा हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ भी लगा, कुछ नहीं लगाना, आपने बट ऑल्सो लगाना है। ठीक है? तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो से वो आपको फिर से दो प्रकार की क्वेश्चन पूछता है। एक तो पेयर्स वाला, कि पेयर्स में आपने बट ऑल्सो ही लगाना है। दूसरा इसमें वो पूछता है सेम एलिमेंट, जिसको मैं सेम पीओएस कर देता हूँ, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है। कैसे? जैसे माना मैंने एक सेंटेंस बोला है कि ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो स्मार्ट, ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है इस सेंटेंस में, एक तो वही लिखा है नॉट ओनली और उसके साथ बट ऑल्सो लगा रहता है, मतलब पेयर में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस में बिल्कुल ठीक है पेयर के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, हमने ये देखा कि भाई नॉट ओनली के बाद इंटेलिजेंट लगा रखा है, जो इंटेलिजेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। और बट ऑल्सो के बाद स्मार्ट लगा रखा है, स्मार्ट भी एक एडजेक्टिव है। मतलब कि ठीक है, नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आएगा। अगर नॉट ओनली के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा होता तो बट ऑल्सो के बाद भी हम वर्ब को ही लगाते। नॉट ओनली के बाद अगर माने कि कोई प्रोनाउन या कोई नाउन आ रहा होता तो बट ऑल्सो के बाद भी आप नाउन को ही लगाते। ठीक है? मतलब सेम एलिमेंट, समझ गए अब क्या है? सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने यूज करना है, डिफरेंट नहीं करेंगे। ये बात समझ आई है? यस सर। अगर इसमें क्या होता है, इसमें मानो कि आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ दे वो, अगर वो ये बोलता है ना कि ऐसे बोल दे वो आपको कि ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ही स्टडीज, बट ऑल्सो स्टडीज कर देते माना, तो अब ये सेंटेंस में क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नॉट ओनली के बाद तो इंटेलिजेंट लगा दिया हमने, जो कि एक एडजेक्टिव है। बट ऑल्सो के बाद हम स्टडीज लगा रहे जो एक वर्ब है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना? हाँ, अगर आपने इसको दोनों जगह पे वर्ब लगाना है ना, तो आप पता कैसे बोल दो इस सेंटेंस को, आप बोल दो कि ही नॉट ओनली, ही नॉट ओनली हेल्प्स हिज मदर बट ऑल्सो स्टडीज
ये स्टडीज लिख दिया मैंने। अब यहाँ क्या हो गया, हमने देखा कि भाई नॉट ओनली के बाद हेल्प्स लगाया जो एक वर्ब है, एक वर्ब को यूज किया है, बट ऑल्सो के बाद भी हमने एक वर्ब को यूज किया है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, सेम एलिमेंट आ गया इसमें। अब आपको नॉट ओनली वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि नॉट ओनली के साथ हम क्या करते हैं, दो बातों का ध्यान रखते हैं। वैसे इसमें थोड़ी एक दो बातें और हैं, थोड़ा डीप है वो, पर उसके बारे में हम अभी तो मैं आपको बेसिक राउंड करा रहा हूँ ना, सेकंड राउंड करेंगे तो उसमें करेंगे बात। नोट कर ले कुछ सारा ये वाला जो भाई हमने कोरिलेटिव ये नोट करना, कहाँ से कर रहे हो आप इसको, फर्स्ट वाले से? सर फर्स्ट वाला कोरिलेटिव का आपने जो स्टार्टिंग से बताया ना, नहीं नहीं, आइदर और वाला। ये वाला ये हो गया नोट। हाँ, नहीं ये करना सर यहीं हाँ से। इसको एक बार नोट कर लो। 2 मिनट लगेंगे सर। एक मिनट में थोड़ा जूम जूम कर लो, कर, कर लो। अभी दिख रहा है ना आपको? हाँ सर। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। अच्छा ये आपने आइदर और वाला कॉन्सेप्ट तो कर लिया, नॉट ओनली को कर रहे हो ना आप? हाँ जी सर, नोट ओनली करना। सर स्क्रॉल डाउन करना। ये इतना ही होगा, ये बस यहीं तक था। ठीक है, फिर हो गया सर। आगे चलते हैं फिर। तो अब हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि भाई नॉट ओनली के साथ हम बट ऑल्सो लगाते हैं। अगर माना किसी सेंटेंस में सिर्फ नॉट लगा हो तो नॉट के साथ आप सिर्फ बट को लगाओगे, ठीक है? जैसे मैं एक सेंटेंस बोल देता हूं कि ही इज नॉट स्मार्ट बट इंटेलिजेंट, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, नॉट के साथ में हम बट लगा रहे हैं। आपको पता है कि जो बट होता है या तो प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर नॉट स्मार्ट, वो स्मार्ट नहीं है, जो कि एक नेगेटिव बात है, होना चाहिए स्मार्ट, लेकिन इंटेलिजेंट है, पॉजिटिव बात होगी। तो माइनस प्लस वाली कॉन्सेप्ट ये फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हमने बट इसलिए लगाया नोट के साथ में। डन। नोट के साथ आप बट लगाओगे, ठीक है? इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे थर्ड रूल पे। ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं सर, इसी के। ये मैं कहता रहा यार, एग्जाम में क्वेश्चन ये होते हैं जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, इससे क्वेश्चन होते हैं, सबऑर्डिनेटिव से भी होते हैं। सबऑर्डिनेटिव बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें से कुछ लिमिटेड बातें हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। मैं उसको अलग से बताऊंगा, अभी बताऊंगा, क्योंकि मैं उस पर चाहता हूँ कि मैं उसको बताऊँ और उस पर क्वेश्चन कराऊँ तुरंत, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हो गया सर। ठीक है? तो वो कॉन्सेप्ट तभी समझ आएगा डिटेल में। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अगर आपको कहीं पर, ये बता रहा हूँ मैं किसका, थर्ड वाला, थर्ड थर्ड 1 2 3 3, हाँ। अगर आपको कहीं पर हार्डली वर्ड दिखे या आपको कहीं पर स्कार्सली वर्ड दिखे, खास करके ये दो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार होते हैं, बहुत बार होते हैं ये,
पर अगर माना कि आपको कहीं पर रेयरली दिख रहा है, जो कि दिखेगा नहीं, या बेयरली दिखेगा, जो कि दिखेगा कम, आपको ये दो चीज खास करके ये आपको बहुत बार दिखेगा, उसके बाद ये मतलब 90% टाइम पे ये लगा लो कि ये दिखेगा, और उसके बाद 10% टाइम पे ये दिखेगा एग्जाम में। तो अगर आपको ये 4 वर्ड्स कुछ दिख रहे हैं, इनके साथ में आपके माइंड में 4 बातें आ जानी चाहिए एकदम, कि ये आपको किस टाइप की क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको 4 तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। सबसे पहले आपके माइंड में पेयर्स आना चाहिए कि भाई इसके साथ क्या पेयर्स बनता है। दूसरा आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए इनवर्स ऑफ एडवर्ब का। इनवर्स ऑफ एडवर्ब डिफेंस एग्जाम का तो फेवरेट वही रूल। तीसरा आपको ये ध्यान आना चाहिए कि भाई इसमें टेंस कौन सा है, कैसा लगा रखा है, ठीक है या नहीं है। चौथा है इन वर्ड के साथ में आप नॉट का यूज नहीं करते हो, ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स में जब एडवर्ब का सेकंड राउंड कराऊंगा वहां जरूर डिटेल में बात करूंगा। अब पेयर में क्या होता है कि भाई हार्डली स्कार्सली रेयरली बेयरली जहाँ पे भी लगा होगा ना, इसके साथ आपने पता क्या करना है, इनके साथ में आपने लगाना है वेन। गलती से भी इनके साथ में देन वगैरह कुछ नहीं लगेगा, 100% वेन ही लगेगा। अगर कोई पेयर में आएगा तो वेन आएगा। अब जो ये बात मैंने 4 बातें बोली है, इनको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ ताकि ये बात क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, उस पर चेक चेक करते हैं इनको। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला है कि हार्डली, और यहाँ मैंने बोल दिया हार्ड आई रीच्ड द स्टेशन। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, ये बोलना चाहता है कि मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था। व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ने इसको कई बार इसी एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ रखे, कई बार। अब यहाँ पर हमने 4 बातें क्या मैच करनी है, अभी क्या चीज़ें चेक करनी है इसको, जब भी अगर मानिए क्वेश्चन में एरर में आता है, या फिर इन द ब्लैंक में आता है, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है, तो हमने इसको देखना कैसे। सबसे पहली बात तो हमने ये देखी, भाई हार्डली लगा हुआ है, इसके साथ इसने व्हेन लगा रखा है, मतलब जो पेयर वाली बात हम कर रहे थे, तो पेयर वाली बात तो इसमें बिल्कुल ओके है। दूसरा हमने देखा भाई हार्डली के बाद इसने हैड लगा रखा है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट लगा रखा है, मतलब कि इसको कहा जाता है इनवर्स ऑफ एडवर्ब। इनवर्स ऑफ एडवर्ब इसलिए बोल रहे हैं इसको कि जो हार्डली होता है ना, एक्चुअल में एक एडवर्ब होता है, तो उसको हमने उल्टा कर दिया, आगे लेके आ गया, उसको इनवर्स कर दिया उसको, तो इनवर्स ऑफ एडवर्ब भी ठीक है। इनवर्स ऑफ एडवर्ब होता क्या है कि आप किसी एडवर्ब का यूज कर रहे हो सबसे पहले, और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हो, और फिर आप सब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, इसी को इनवर्स ऑफ एडवर्ब कहा जाता है। तो देखा कि भाई ये इनवर्स ऑफ एडवर्ब भी ठीक है, हेल्पिंग इसने एडवर्ब लगा रखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा रखा है, फिर सब्जेक्ट, ठीक है वो भी, इसलिए इस क्राइटेरिया पे भी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात हमने इसमें रखा होगा भाई टेंस का ध्यान रखना है। आपने देखा भाई यहाँ पर उसने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखा है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस बना रखा है। कंजंक्शन के बाद भी उसने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात करी थी, मतलब ये सेंटेंस जो था ये पास्ट में था, तो टेंस में जो पास्ट था ना इसका बिल्कुल ठीक है, टेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथा हमने ये देखा कि भाई इसने इसके साथ में नॉट का यूज नहीं कर रखा है। ऐसा नहीं बोला कि हार्डली आई हैड नॉट रीच द स्टेशन, या आई हैड हार्डली नॉट रीच द स्टेशन, ऐसे नहीं बोला, मतलब नॉट का यूज नहीं किया है। तो मतलब ये चारों क्राइटेरिया पे सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें नो एरर है। अब ये बात समझ आई है? सर फोर्थ पार्ट बताना एक बार। तो अब इसको यहाँ से आप लिखना शुरू करना। ये थर्ड है, हार्डली स्कार्सली रेयरली बेयरली के साथ में आप व्हेन का यूज करोगे, पेयर्स का ध्यान रखोगे, फिर इनवर्स ऑफ एडवर्ब का ध्यान रखोगे, फिर टेंस का ध्यान रखोगे, और फिर इसमें हमने नॉट नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है ये। ठीक है सर, एक मिनट से नोट कर रहा हूँ। इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट। अगर माना कि मेरे को कोई बोलेगा कि भाई कंजंक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल निकालो कोई सा, तो मैं बोलूंगा कि ये वाला है कंजंक्शन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं काफी बार। जैसे प्रोनाउन का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमारे लिए कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच एवरी आइदर ईदर के साथ वर्ब सिंगुलर लगा दो, वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। एडजेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट रूल कौन सा है कि हम कई बार कंपैरिजन में देन का यूज करते हैं, पर कुछ कंडीशन ऐसे बनते हैं कि जहां पर हम टू लगाते हैं, बहुत बार एग्जाम वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो सभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उनके एक एक दो दो जो रूल है ना, वो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में।
हो गया सर? अब उसके एग्जाम्पल को यहाँ भी इसको भी नोट कर लो, इसमें भी देख लो कि हमने वही 4 चीज़ें इसमें चेक की है। सर फोर्थ वाली बताना कि हम नॉट यूज नहीं करेंगे। हाँ, नॉट यूज़ नहीं करेंगे इसके साथ में, हार्डली के साथ आप नॉट यूज़ नहीं करोगे, स्कार्सली, रियली, बेयरली के साथ। वो मैं आपको एडवर्ब में भी लिखाऊंगा कि और भी कुछ बातें होती हैं, और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम नॉट को यूज़ नहीं करते हैं। फिर सर हार्डली के साथ व्हेन हो गया। हार्डली के साथ में, व्हेन। हार्डली के साथ क्या बोल रहे हो? हार्डली के साथ क्या पेयर है सर? हार्डली के साथ में व्हेन है, हाँ वही है, ठीक है सर। इसके साथ पेयर में व्हेन लगाएंगे हम। इसके साथ में देन का यूज़ नहीं करेंगे, काफ़ी बार मिलेगा आपको, या ये वाला देन लगा देते कई बार। देखो ये देन तो जो होता है ना, ये नाउ का देन बनता है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। और ये देन का यूज़ करते हैं हम कंपैरिजन में, जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज़ में। थर्ड में टेंस प्लस पार्ट। देन कंपैरिजन। जी सर, हो गया। आगे चलते हैं। अब जो हम अगला जो रूल पढ़ रहे हैं वो रूल नंबर 4 हो जाएगा, इसका नाम होगा नो सूनर। ये भी फेवरेट एग्जाम का काफ़ी बार आता है, लेकिन हार्डली से लेस इंपॉर्टेंट है ये। नो सूनर के साथ में भी आपने वही सेम टू सेम 4 बातें ध्यान रखनी है। नो सूनर के साथ आप जो पेयर बनाते हो देन का बनाते हो, तो पहली बात आपने पेयर का ध्यान रखा, भाई पेयर इसमें साथ देन बन रहा है। दूसरी बात इसके साथ भी वही होगा, इनवर्स ऑफ एडवर्ब करना पड़ेगा, यानी नो सूनर को पहले लिखना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही रूल है इसके, सेम टू सेम। तीसरा आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई इसमें हम टेंस कौन सा लगा रखा है, टेंस ठीक है क्या इसमें, दोनों साइड में। चौथा आपने देखना है कि नो सूनर के साथ में नॉट नहीं लगेगा, ऑलरेडी नो लगा है उसमें। तो अब इसके जो एग्जाम्पल, माना कि मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं, इसके एग्जाम्पल हो जाएगा, माना मैं नो सूनर का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मैंने बोला है कि नो सूनर हैड आई रीच्ड होम। आगे मैंने बोला है कि देन आई हैड टू लीव अगेन। ये मैंने एक सेंटेंस बोल दिया। अब इस सेंटेंस में क्या हुआ कि हमने देखा कि नो सूनर लगा रखा है, उसके साथ में देन लगा रखा है, पेयर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। हमने बोला कि इनवर्स ऑफ एडवर्ब करना है, बिल्कुल लगा रखा है, ये एडवर्ब लगाया, फिर हेल्पिंग और फिर इसमें सब्जेक्ट, यानी इसके अकॉर्डिंग भी ठीक है। टेंस हमने देखा कि यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है, पास्ट परफेक्ट बना रखा है। देन के बाद भी इसने पास्ट टेंस बना रखा है पास्ट में। उसके बाद इसके साथ इसने नॉट नहीं लगाया, ऐसे नहीं बोला कि नो सूनर हैड आई नॉट रीच द स्टेशन या होम, ऐसे नहीं बोला। तो मतलब ये सेंटेंस में नो एरर है, बिल्कुल ठीक है ये। आपने इसको चारों क्राइटेरिया पे चेक कर लिया, बिल्कुल ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। पता लगा? यस सर। सर ये वाला देन कंपैरिजन में नहीं आता था? कौन सा? ये देन, हाँ कंपैरिजन में आता है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम कंपेयर तो कर रहे हैं, इसमें ई आर लगा, देखो सून का सूनर बना दिया हमने, लेट का लेटर जैसे बना देते हैं। सर बट इसमें देन नहीं आना चाहिए THEN, क्योंकि हम तो। नहीं नहीं, टाइम टी एच इन वाला नहीं आएगा इसमें, यही वाला देन आएगा। ये दो चीज़ों के बारे में कंपेयर कर रहा है एक तरह से, एक तो घर पहुंचने का, दूसरा इसके वापस जाने का। ओके सर। सोहम गर्ग ने ज्वाइन किया। सोहम गर्ग कौन है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोहमी है। कहाँ से हो आप? सर मैं अम्बाला से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? सर मैं ISTC के एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है। रिजल्ट आ गया आपका 10th का? हाँ जी हाँ जी। कितने परसेंट बने? मेरे 92। कौन सा स्कूल था? मेरा डॉन बॉस्को सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उधर ही अम्बाला में ही? नहीं, ये पंजाब में पड़ता है। पंजाब कौन सी जगह? झरमड़ी, मतलब चंडीगढ़ हाईवे साइड है। सेक्टर 1 की तरफ? नहीं सर, जैसे हम हाईवे पे जाते तो शिव जी की बड़ी मूर्ति आती है ना वहाँ पे। सुखना लेक वाली साइड? नहीं सर, ये तो ज्यादा आगे चले गए आप। जैसे हम कांसल? मतलब हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे है ना, वहीं पे पड़ता है मतलब वहाँ पे। जहाँ कांसल है जिधर, कांसल? सर आपको वो पता है सोना प्रिस्टीन?
अब यार तो ऐसे बोलेगा कि भाई यूएस का कौन सा गटर कहाँ पे बहता है, तो इतना थोड़ा डीप पता होता है। थोड़ा बड़ी बात करना कि जैसे ओ मैक्स पता सर। ओमेगा, ओ मैक्स। ओ ओमेक्स तो मैक्स। पता है। हाँ बस वहीं अंदर जाके है वहां से थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। वैसे आप अम्बाला से हो? हाँ जी सर। अम्बाला सिटी या कैंट? सिटी। ठीक है। लेट ज्वाइन किया आपने अभी क्लास? सर मुझे पता नहीं था क्लास इस टाइम लगेगी, सर ने कह रखा था ना थोड़ा सा। 7:30 होती है आपकी क्लास, 7:30 to 8:30। मेरे को सर इस बारे में पता नहीं था, मेरा आज अभी आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी फर्स्ट क्या? डे ही है। फर्स्ट क्लास ही है मेरी। फर्स्ट है आपकी आज? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको पता ही है, आपका इंग्लिश का आता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, है ना? यस सर। थोड़ा सा वोकैबुलरी के क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी आपको थोड़े से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के आ जाते हैं, है ना? ओके सर। तो ये बेसिक सा आता है आपके पास। कभी कभी वो कॉम्प्रिहेंशन की क्वेश्चन दे देता है या जम्बल के दे देता है। ओके सर। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका 10th में? मेरे टाइम टू टाइम चेंज होते गए, पर अच्छा। मतलब मोस्टली मेरा आईटी रहा है। आईटी का? आईटी बस। और बाकी जो वो जैसे मैथ्स हो गया या इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, पंजाबी हो बाकी गया। मैथ मैथ अच्छा लगता था। मैथ में कितने थे आपके? मेरे मैथ में 90। ठीक है। चलो, अभी मैथ को टाइम टू टाइम चेंज तो नहीं करोगे फिर? क्या सर? टाइम टू टाइम चेंज तो नहीं करोगे फिर मैथ्स को? नहीं नहीं सर, अब तो ठीक लगता है। चलो ठीक है। अच्छा हो गया। अब यहाँ तक हमने रूल नंबर 4 तक पढ़ लिया इसको, कि रूल नंबर 4 क्या था इसका। तो इसमें हमने जो कोरिलेटिव कंजंक्शन वाला कॉन्सेप्ट था, इसके 4 रूल पढ़ लिए जो मेन थे। बाकी इसमें 3-4 रूल और होते हैं, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि उसमें बहुत सिंपल होता है कि बिटवीन के साथ में हम एंड लगाते हैं, या फिर अगर कहीं पर वेदर होगा तो उसके साथ और लगेगा, ऐसे करके 2-4 रूल इसमें बेसिक से होते हैं। पर जो समझने वाले थे वो 3-4 रूल थे जो मैंने आपको समझा दिए। तो अभी हमने ये बोल सकते हैं हम कि जो कंजंक्शन के हमने 4 टाइप करने हैं, उन 4 टाइप्स में से हमने टाइप 1 फैनबॉयज वाला अच्छे से कर लिया। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है फैनबॉयज वाले में। अब जो ये मैं आपको पेयर्स वाले कंजंक्शन करा रहा हूँ, जिसको कोरिलेटिव बोल रहा हूँ, इसमें भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इसमें मैंने जैसे बोला कि इसमें थोड़ी सी है बातें समझने वाली, और इसमें जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन मैंने डिफेंस एग्जाम को पढ़ाते रहता हूँ मैं, तो 2025 के फर्स्ट और सेकंड में एनडीए में भी और सीडीएस में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। पता नहीं क्यों पूछा, जनरली पूछता नहीं है एडवर्बियल कंजंक्शन से। फिर भी इसको हम देख लेंगे एडवर्बियल कंजंक्शन को कि क्या क्या है क्या नहीं है इसमें। तो ये रहता है अपना कंजंक्शन का टॉपिक। और क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ तो बेसिक में इतना ही पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इसका राउंड 2 जब हम करेंगे तो राउंड 2 जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, उस पे राउंड 3 साथ साथ चलेगा। ये एक कॉन्सेप्ट समझाया, उस पर अलग अलग क्वेश्चन करा दिए सॉल्व। जैसे ये हार्डली मैं समझाऊंगा राउंड 2 में, तो उस पर मैंने स्क्रीनशॉट रखे, सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा कि किस किस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे पूछे गए, हार्डली पे, स्कार्सली पे, रेयरली पे, या नो सूनर पे। पता लगा? तो ये राउंड 2 और 3 होगा, ये साथ के साथ चलेगा। और ये भी हम क्योंकि राउंड 1 कर रहे हैं, बेसिक करें तो बेसिक में इतने ही पढ़ेंगे, इनमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे अभी हमारा ये टॉपिक जो कंजंक्शन है ये कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक टॉपिक शुरू करेंगे प्रेपोजिशन, उसको भी बेसिक को 2 दिन में खत्म कर देंगे, उसका भी बेसिक 2 दिन में हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बेसिक वाला राउंड है ना वो खत्म हो जाएगा। अब हम उसके सेकंड राउंड पे आएंगे, नाउन से स्टार्ट करेंगे बात को। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब 90% क्वेश्चन आपके ग्रामर के वाले यहीं से आएंगे, क्योंकि वॉइस के तो आपको पता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोल देते हैं, इसके तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और वैसे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, एलिमिनेट करके आंसर आ जाते हैं सीधा। तो ये टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लगता है जी है लेकिन मुश्किल है ये। ग्रामर से आपको इतने सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो आगे जो बाकी बात हम करेंगे वो कल करेंगे। पर उससे पहले यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, जो चीज़ कोई समझ ना आई हो? नहीं है? क्लियर है? जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं सर, इसकी प्रैक्टिस वगैरह सेट कुछ मिल सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह डेली बेसिस पे? इसके देखो सेकेंड राउंड में करेंगे ना हम इसके चलो प्रैक्टिस ठीक है। क्वेश्चन।
अभी करेंगे तो देखो अभी थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं ना। ठीक है सर। सेकंड राउंड में हमने वही करना है, क्योंकि देखो मैं कई बार बोलता हूँ थ्योरी का रोल हमारी लाइफ में 20% है। मेन तो आपको क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन कैसे आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आपको आती है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो थ्योरी आके क्या करना है ना। ठीक है सर। तो क्वेश्चन इसीलिए सेकंड और थर्ड राउंड हमारे लिए जो है ना, वो उसको मैं साथ के साथ इसलिए तो लेके चल रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सीखने वाला कॉन्सेप्ट वहीं पर होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। अब माना कि मैंने बोला भाई कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ में सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे हम। अब आपको पता तो होगी कोरिलेटिव कंजंक्शन होते क्या है। अगर मैंने बोला भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब लगता है और सिंगुलर प्रोनाउन लगता है, आपको पता तो हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। बात समझ आ रही है। तो बेसिक में हम इसीलिए समझ रहे हैं इनको, बेसिक में हम समझ रहे हैं भाई ये होता क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं इसमें हम, ये तो समझ रहे हैं बेसिक में। पता लगा। जी क्योंकि टॉपिक ये सर। थोड़ा मुश्किल है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला, इसलिए इसको आराम से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं है, जल्दी खत्म करके भी क्या करना है, आराम से करेंगे, समझ के करेंगे। एक ही तो टॉपिक अपने ग्रामर का समझने वाला है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो क्यों ना उसको ठीक ठाक से ढंग से कर ले। चलो बाकी मिलते हैं फिर कल, है। ओके सर ओके।